नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी से आप लोग जुड़ सकते हैं यदि नहीं जुड़े हैं तो, और वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। सवाल हैं, बात करते हैं सवालों की हम सीधे ही, और उसके बाद हम बात करेंगे और अपने क्या टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में। तो पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। देखो पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। बात हम लोग बीच में करते नहीं है, 5-7 मिनट की वीडियो होती है अपनी, इसी में ही। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, अंतरिक्ष यात्री को, ध्यान से समझना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। यानी जैसे कोई भी व्यक्ति यान में अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर उसको बाहर का आवरण कैसा दिखाई देता है। तो आंसर वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति का अर्थ है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उस क्षेत्र में नहीं आ पाता है। इसके कारण कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष काला दिखाई देता है या फिर ब्लैक दिखाई देता है। ये आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, ध्वनि तरंगे किससे गमन नहीं कर सकती हैं। यानी ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे ध्वनि तरंगे या जिसमें ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। तो आपका आंसर वहाँ पर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वात या फिर वैक्यूम। निर्वात या फिर इसको बोलते हैं वैक्यूम। ये आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संबंध में सवाल आता है कि निर्वात में हमारी ध्वनि तरंगे चल सकती हैं या फिर नहीं चल सकती हैं। तो हमारी ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं। अब यदि आपसे बात की जाए कि ध्वनि तरंगों की चाल कितनी होती है, तो आप लोग याद रख लेना, ध्वनि तरंगों की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये किस में चाल है? ये हमारी चाल होती है एक एयर माध्यम में या एयर में चाल होती है, जिसको हम मानकर चलते हैं 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, बढ़िया सवाल है ये, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जो हमारी फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके संबंध में किसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो वहाँ आपका आंसर होगा, इसका मैं यहाँ आंसर लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन। तो ये आप लोग याद रखना, मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। आप लोग बताना या फिर मैं ही बता देता हूँ कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है या कौन सा तत्व होता है। तो हरी पत्तियों में याद रखना आप लोग, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, और इसको बोलते हैं Mg, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। ये आप लोग याद रखना, पूछता है एग्जाम में हरी पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आंसर होता है मैग्नीशियम, और आंसर परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 12। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन, ध्यान से समझना इस सवाल को, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर कितने भार दिया है? तो 600 न्यूटन दिया है। और पृथ्वी चंद्रमा पर जाएंगे तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? तो वहाँ आसानी से आपका आंसर है, क्योंकि चंद्रमा पर, यहाँ समझना इस बात को, 4th नंबर, चंद्रमा पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से कितनी है? पृथ्वी की ग्रेविटी से, या पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना है? 1/6 है। तो वहाँ पर जितना हमारा वेट होगा, जितना हमारा भार होगा 600 का, उसका भी हम क्या कर लेंगे? 6 से भाग करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। ये याद रखना, जब पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर जाते हैं तो सिर्फ हमारा भार में कमी आती है, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती। ये आप लोग याद रख लेना। यदि यहाँ कहता कि हमारा पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है, तो वहाँ आपका आंसर होगा चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम ही होने वाला है। वेट में चेंज आता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। डायनेमो का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है, तो इसका आंसर होता है इस्पात का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है। जो हमारी डायनेमो होता है तो उसका आर्मेचर किसका बना होता है, आंसर होगा आपका इस्पात या फिर स्टील का बना होता है। और नेक्स्ट सवाल कमेंट्स में आप लोग इसका जवाब लिखना, ठोस कोण की इकाई क्या है। क्या है ठोस कोण की इकाई। एक तो हमारे पास ओनली कोण होता है और एक होता है हमारा ठोस कोण। यदि कोण की मैं बात करूं, कोण की इकाई क्या होती है, तो वहां आपका आंसर होगा रेडियन। RD से इसको डिनोट करते हैं। अब बात की जाए हमारे किसके संबंध में, ठोस कोण के संबंध में, तो उसका आंसर आपको लिखना है ठोस कोण की इकाई क्या होती है। ये हुए आपके पास सवाल। और उसके बाद हम बात करते हैं जो अपनी लास्ट वाली क्लास है, उसमें मैंने आपको बताया या आपसे पूछा था कि जो डायनामाइट होती है, डायनामाइट में कौन सा पदार्थ होता है, तो उसको भी आप लोग उसका आंसर भी लिखना। उसका आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ मैं लिख देता हूँ नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ डायनामाइट में होता है। ये याद रखना आप लोग, डायनामाइट। और नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट खोज की थी। डायनामाइट की खोज यदि पूछ ली जाए तो वहाँ आंसर होता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। और उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो ये अपना लास्ट सवाल का जवाब है। आप लोग नेक्स्ट जवाब लिखना, ठोस कोण की इकाई क्या होती है। नेक्स्ट कंटिन्यू हम मिलेंगे अगली वीडियो में। शेयर आप लोग कर देना, पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।